नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का भूगोल विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली भूगोल पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक के हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहे हैं और सभी सवाल में आपके ब्लूप्रिंट आधारित लेकर आ रहा हूं, जिनमें आज का हमारा वीडियो रहेगा अध्याय 4 कृषि से संबंधित। आपका अध्याय 4 कृषि है। इस कृषि का ब्लूप्रिंट देखते हैं कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अध्याय क्रमांक 4, नाम है कृषि। यहां से आपको एक तो मिलेगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन और एक मिलेगा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। रिक्त स्थान यानी कि आपको एक रिक्त स्थान दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको उपयुक्त वर्ड का चयन करते हुए वहां पर फिल करना होता है और ये रहेगा आपका 1 नंबर का सवाल। लघुत्तरात्मक सवाल जो आपका 1 आएगा और ये 2 नंबर का रहेगा और ये टोटल मिलाकर आपके 3 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। एक लघुत्तरात्मक सवाल और एक रिक्त स्थान। हम इसी प्रकार के सवालों की चर्चा करेंगे, लेकिन इन सवालों की चर्चा करने से पहले आपके इसी चैप्टर में कुछ कृषि पद्धतियों के नाम दे रखे हैं। जैसे आपके एक कर्तन एवं दहन कृषि दे रखी है। यहां पर आप चैप्टर में पढ़ते हैं तब कर्तन एवं दहन कृषि का नाम आता है, जो कि कृषि का प्रारंभिक रूप था। इस कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आदिम जनजातियों द्वारा प्रारंभ की गई कृषि थी, जिसमें वनों को काटकर जलाकर उनको साफ कर लिया जाता है और जो वहां पर वनों को काटकर उनको जलाने के बाद में जो भूमि प्राप्त होती है, उस भूमि को कृषि भूमि के रूप में काम में लिया जाता है। वहां पर 4-5 वर्षों तक खेती की जाती है। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उस भूमि को किसान छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहां की वन भूमि को काटते हैं और फिर यही प्रक्रिया वहां पर दोहराते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसे बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस कृषि को विश्व के विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन नामों से आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पर मैं भारत में कर्तन और दहन कृषि के विभिन्न क्षेत्रीय नामों की बात करते हैं तो हम यहां पर चर्चा करेंगे। जब देखो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस कृषि के अलग अलग नाम जाने जाते हैं। जैसे ब्राजील में इसे रोका कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग कहा जाता है और श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। अब इसी प्रकार से भारत का पूछा जाता है तो भारत में इसे जूमिंग या जूम कहा जाता है। भारत में इसे क्या कहते हैं? भारत में इसे कहा जाता है जूमिंग कृषि या फिर जूम कृषि। अब ये तो पूरे भारत के लिए कॉमन पूछा जाए तब ये होता है जूमिंग कृषि या जूम कृषि। इसी प्रकार से श्रीलंका में क्या कहते हैं? श्रीलंका में कहा जाता है चेना। वियतनाम में क्या कहते हैं इसे? वियतनाम में कहते हैं रे। वियतनाम में इसे कहा जाता है रे। इंडोनेशिया मलेशिया में क्या कहते हैं इसे? इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे कहा जाता है आपके लदांग। ब्राजील में क्या कहते हैं इसे? रोका। ब्राजील में इसे कहा जाता है रोका। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहते हैं इसे मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे कहा जाता है मिल्पा। ये तो है आपके विश्व के विभिन्न देशों में कर्तन और दहन कृषि के क्षेत्रीय नाम। विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में कर्तन एवं दहन कृषि के क्षेत्रीय नाम। दहन कृषि के क्षेत्रीय नाम। इस कर्तन और दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि, क्योंकि इसमें कृषि भूमि को 4-5 वर्ष के बाद में
चेंज कर लिया जाता है। किसान घूमते हुए कृषि कार्य करता रहता है, प्रति 4-5 वर्ष में खेती की भूमि को चेंज करते हैं, इसलिए स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वनों को काटकर जलाकर साफ किया जाता है तो इसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, और ये विभिन्न देशों में इनके अलग अलग नाम आते हैं। अब यहां पर भारत में इसे जूमिंग कृषि या जूम कृषि कहते हैं। फिर भारत के विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे तो वो भी अलग अलग क्षेत्रीय नाम मिलेंगे। तो यहां से ये क्षेत्रीय नाम आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, सीधा सवाल होता है, लेकिन इनको बार बार आप याद करोगे तो आप आसानी से इनके जवाब दे पाएंगे। अब भारत की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, जो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में राज्य हैं, वहां पर इसे जूम कृषि या जूमिंग कृषि कहते हैं। कौन से राज्य हैं उत्तर पूर्व के? जिसमें असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, इनमें तो कहते हैं जूम कृषि। लेकिन उत्तर पूर्व का एक राज्य है मणिपुर, जहां इसे कहा जाता है पामलू। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ के इस बस्तर जिले में इसे कहा जाता है दीपाकर्षी। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर भी इसे दीपाकर्षी कहते हैं। ऐसे आपका मध्य प्रदेश राज्य है, जिसमें बेबर या दहिया कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाते हैं तो वहां पर भी इसे आपके वाल्ट्रे कहा जाता है, आगे हम बात करेंगे। पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसे पोडू या पोंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पोंडा कहा जाता है। ऐसे ही आप ओडिशा में जाएंगे तो वहां पर इसे पामाडाबी या कोमान या फिर बरिंगा कहते हैं। पामाडाबी, कोमान या फिर बरिंगा नाम दिया जाता है ओडिशा में। फिर आप पश्चिमी घाट में जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कुमारी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाते हैं तो इसे वालरे या फिर वाल्ट्रे कहा जाता है। ऐसे आप हिमालयन क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की ओर जाएंगे तो वहां पर कर्तन और दहन कृषि को खिल कहा जाता है। और अगर आप झारखंड में जाएंगे तो वहां पर कर्तन और दहन कृषि को कुरुवा कहा जाता है। तो ये भारत में कर्तन और दहन कृषि के विभिन्न क्षेत्रीय नाम होते हैं, ये आपको याद रखने ही होंगे। अब यहां से अगर मैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाता रिक्त स्थान वाले, तो यहां से 11 क्वेश्चन बनते। फिर यहां पर हम बात करते, जो ये इधर 6 क्वेश्चन इधर से बन जाते, 11 6 15 क्वेश्चन अलग अलग स्लाइडों पर बनाने से बेहतर है कि इस सारे कंटेंट को मैं आपके सामने एक ही स्लाइड या 2 स्लाइड पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ताकि आप इन चीजों को एक साथ समराइज कर लें, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दे रखा है और यहां पर हमने क्वेश्चन आंसर के दौरान भी चर्चा कर ली। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। भारत में क्या कहते हैं? इसे जूम कृषि या जूमिंग कृषि। फिर आप श्रीलंका में जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? चेना कहेंगे। वियतनाम में क्या कहेंगे? रे कहेंगे। फिर आप इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ जाएंगे तो इसे लदांग कहेंगे। ब्राजील में रोका कहेंगे। और मेक्सिको और मध्य अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर मिल्पा कहते हैं। अब भारत के विभिन्न राज्यों में चलते हैं, तो भारत के विभिन्न राज्यों में जाएंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ, जिसमें आपका मेघालय है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, असम, नागालैंड और मिजोरम। मेघालय, असम, नागालैंड और मिजोरम, इनमें तो कहते हैं इसे झूम कृषि, जबकि मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू कृषि। मैं यहां पर राज्यों के नाम भी लिख दूं आपके, कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय में, असम में, नागालैंड और मिजोरम। इन 4 राज्यों में इसे जूम कृषि कहा जाता है। जबकि आप मणिपुर में जाएंगे तो वहां पर पामलू कहेंगे। ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जाएंगे तो वहां दीपा कहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएंगे तो वहां पर भी दीपा कहेंगे। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो इसे बेब्बर या दहिया कहेंगे। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर पोडू या फिर पोंडा कहेंगे। इसी तरीके से आप ओडिशा में जाएंगे तो वहां पर इसके 3 नाम मिलेंगे आपको। कहीं पर आपको पामाडा भी नाम मिलेगा, कहीं पर आपको इसको कोमान मिलेगा और कहीं आपको बरिंगा नाम मिलेगा। ऐसे आप पश्चिमी घाट में जाएंगे तो इस कर्तन और दहन कृषि को कुमारी नाम दिया जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे कहते हैं। हिमालयन क्षेत्र में खील कहते हैं और झारखंड में कुरुआ कहते हैं। तो ये यहां पर कुल आपके 15 सवाल हमारे एक 2 स्लाइड में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। अब हम एक एक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसके आपको राइट आंसर देने हैं। पहला सवाल है,
कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में रिक्त स्थान कहा जाता है। यहां पर आपको रिक्त स्थान दिया है और सवाल पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर के इन 4 राज्यों में मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन और दहन कृषि को क्या कहा जाता है। अभी हमने चर्चा कर ली पीछे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है झूम कृषि। अब यहां पर एक याद रख लेना, जब भी ऐसा सवाल आए आप याद रखना, यहां पर मणिपुर नाम नहीं आया है, और मणिपुर क्या है, पूर्वोत्तर का ही राज्य है। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, मणिपुर में इसे कहा जाता है पामलू। मणिपुर में क्या कहते हैं, इसे पामलू नाम दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे देश में अरेबिका किस्म की डॉट 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 पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कौन सी फसल पैदा की जाती है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, अरेबिका किस्म की कौन सी फसल है जो पैदा की जाती है। अब देखो, अरेबिका किस्म की भारत में कॉफी पैदा की जाती है। अरेबिका, रोबस्टा, ये कॉफियां होती है और इसमें से अरेबिका कॉफी की डिमांड विश्व में सबसे ज्यादा रहती है, सबसे उत्तम क्वालिटी की कॉफी रहती है और इसकी पैदावार भारत में की जाती है। भारत का कर्नाटक राज्य है या फिर भारत के जो पश्चिमी घाट के कर्नाटक हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कुछ केरल का भाग है, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में, कर्नाटक की पहाड़ियों में कॉफी की पैदा की जाती है। अगला सवाल है, भारत को डॉट 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 के पौधों के मूल स्थान माना जाता है। भारत को कौन से पौधे का मूल स्थान माना जाता है। ऐसी कौन सी फसल है जिसका पौधा सबसे पहले भारत में आया था, भारत उसका मूल स्थान है। तो इसका कौन सा आंसर क्या होगा, कपास होगा। कपास की खेती सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुई थी और कपास के पौधे का मूल स्थान भारत की भूमि है, यहां से सबसे पहले कपास उत्पादन होना प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में आप कपास की कुछ किस्में देखते हैं, जैसे भारतीय कपास होती है जिसे हम देसी कपास कहते हैं। इसी प्रकार से एक अमेरिकन कपास आती है जिसे हम स्थानीय क्षेत्र में उसे नरमा या बीटी कॉटन नाम दिया जाता है। तो इस कपास का मूल स्थान कौन सा है, देश है भारत देश है। अगला चौथा सवाल है, डॉट 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 को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऐसी कौन सी रेशेदार फसल है जिसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं। अब देखिएगा, रेशेदार फसलों की यहां पर बात आई है। रेशेदार फसलें, रेशेदार फसल का अर्थ क्या है, एक ऐसी फसल जिससे रेशा तैयार होता है, फिर उस रेशे से हम धागा बनाते हैं और उस धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं, या फिर आपके मोटा रेशा होता है तो उसे थैले, बोरे इत्यादि भी बनाए जाते हैं। तो रेशेदार फसलों में प्रमुख फसल आती है, एक तो कपास और एक आती है आपकी जूट। कपास की बात करें तो इसे कहा जाता है आपके स्वर्ण सोना, यानी इसे कहा जाता है सफेद सोना। कपास को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। जूट को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुनहरा रेशा, इसे कहते हैं हम सुनहरा रेशा। तो राइट आंसर क्या होगा, जूट। जूट का उत्पादन भारत में कहां पर होता है। देखो, जूट उत्पादन की दृष्टि से जूट का संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत और बांग्लादेश देशों में होता है। आजादी से पहले यह सारा उत्पादन भारत देश के अंतर्गत था, लेकिन आजादी के बाद जूट का अधिकांश उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की तरफ चला गया था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था 1947 में, फिर 1971 में इसे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक अलग देश बना दिया गया था और इसका नाम बांग्लादेश हो जाता है। तो उस बांग्लादेश वाले क्षेत्र में और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है और वहीं पर जूट से संबंधित फैक्ट्रियां लगी हुई, इसके धागे तैयार करना, धागों से इसे मोटा कपड़ा तैयार किए जाते हैं। तो ये कार्य कहां पर होता है, सर्वाधिक भारत और बांग्लादेश में। अगला सवाल है पांचवा, कर्तन एवं दहन कृषि को मणिपुर में कहते हैं। कर्तन और दहन कृषि को आप मणिपुर में किस नाम से जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय नाम हम पहचान चुके हैं। मणिपुर में इसे कहा जाता है पामलू कृषि। मणिपुर में क्या कहते हैं इसे, पामलू कृषि। और बाकी पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों मेघालय, असम,
मिजोरम और नागालैंड, उनमें क्या कहेंगे, इसे झूम कृषि कहेंगे। अब आपसे यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई भारत के कौन से क्षेत्र में झूम कृषि को दीपा कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहने वाला है। भारत, क्वेश्चन है भारत के कौन से क्षेत्रों में कर्तन एवं दहन कृषि को दीपा कहा जाता है, तब आपके दो क्षेत्र आते हैं। एक तो क्षेत्र आता है बस्तर जिला, बस्तर जिला कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, यहां पर इसे दीपा कहते हैं। और एक आपके आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, अरब सागर में है या फिर निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, तो ये आता है आपका बंगाल की खाड़ी में। भारत की जो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व दिशा का सागरीय क्षेत्र है जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसमें एक द्वीप समूह है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहां पर भी स्थानांतरित कृषि को या कर्तन दहन कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है। अगले सवाल की बात कर रहे हैं, भारत की जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यहां पर पूछा है कि भाई भारत की कितनी जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। भारत कृषि प्रधान देश है, अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, जो कि लगभग 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। और कृषि कार्य कौन से प्रकार का क्रियाकलाप आता है, तो ये आता है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। कृषि है, पशुपालन है, ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान बायोडीजल फसलें हैं। ऐसी कौन सी दो फसलें हैं जो बायोडीजल फसलें हैं जिनसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में चर्चा की थी कि कपास और जूट दो रेशेदार फसलें हैं, उसी प्रकार से आपको यहां बताना है कि वो कौन सी दो फसलें हैं जिनसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो ऐसी दो फसलें आती है आपके, एक तो जेट्रोपा और एक जोजोबा। जेट्रोपा और जोजोबा दो बायोडीजल फसलें हैं, इन फसलों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला सवाल आपका आठवां है, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें डॉट 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 है। ये महत्वपूर्ण फसलें क्या है, चाय, कॉफी, देखो फसलें के देखिएगा, चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ये कौन सी प्रकार की फसलें हैं। तो इन फसलों की आप बात करते हैं तो ये आती है रोपण फसलें। क्या आती है, रोपण फसलें कहलाती है। रोपण फसलें कह दो इन्हें, है ना। चाय है, कॉफी है, ये दोनों आपके रोपण में पेय पदार्थ हैं, पेय फसलें हैं। रबर, गन्ना, केला, ये क्या है, ये भी आपके रोपण फसलें हैं। अब इसमें कपास होती है तो वो भी रोपण फसल होती है। अब ये जो रोपण फसलें हैं, इनका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि कर्तन और दहन कृषि, ये दोनों कर्तन और दहन कृषि आदिम रूप है कृषि के। जो आरंभिक कृषि कार्य शुरू किया गया था उस समय कर्तन और दहन कृषि शुरू की गई थी। जैसे जब मनुष्य क्रियाकलाप करने शुरू हुए, आर्थिक क्रियाएं करना शुरू की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया कि आखेट, सबसे पहले तो आखेट और आखेट करना प्रारंभ किया। वन में जाकर खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें कंदमूल है, फल है, सब्जियां हैं, इनको इकट्ठा करके खाया जाता था। बाद में आखेट और शिकार करने लगे। फिर आपके धीरे धीरे मनुष्य ने कुछ फसल, आपके फसलें चयनित की, फिर धीरे धीरे आपके कुछ पशुओं को पालना शुरू किया, कुछ फसलें प्रारंभ की, तो स्थानांतरित या चलवासी पशुचारण प्रारंभ किया, स्थानांतरित कृषि को शुरू किया। इसी प्रकार से एक रोपण कृषि आती है, ये कब शुरू होती है, जब यूरोपियन देश, जिसमें आपके ये पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन देशों ने एशिया और अफ्रीका जैसे जो देशों की तरफ आकर यहाँ पर इनको अपना उपनिवेश बनाया। जैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन के द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। तो इसी दौरान इन यूरोपियन देश ने अपने औपनिवेशिक देशों में एशिया और अफ्रीका के विभिन्न भागों में रोपण कृषि प्रारंभ की गई थी, जिसमें इन्होंने अपने यूरोपियन देशों ने अपनी आवश्यकता अनुसार उस देश की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार वहां पर
रबर है, गन्ना है, केला है, कपास है, ऐसी फसलें पैदा की गई। जैसे भारत के असम राज्य में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय की खेती शुरू की। दक्षिण भारत में इन्होंने कॉफी की खेती शुरू की। तटवर्ती क्षेत्रों में इन्होंने रबर और नारियल के पौधे लगाए थे। इसी प्रकार से श्रीलंका में चाय की खेती शुरू की। तो ये सारी यूरोपियन देशों के द्वारा रोपण कृषि शुरू की गई थी। और ये रोपण कृषि होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में होती है? अधिकतर ये रोपण फसलें, ये जितनी भी आपके रबर, गन्ना, केला है, ये कहां पर होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारत के अलावा आप और देखेंगे तो कौन से क्षेत्रों में शुरू की? तो श्रीलंका में शुरू की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ब्राजील में शुरू की, ब्राजील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ब्राजील में क्या शुरू की गई थी? कॉफी, जिसे कहवा भी कहते हैं। श्रीलंका में चाय। अफ्रीकी देशों में अफ्रीकी देशों में नारियल की खेती शुरू की। जो पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर नारियल की खेती शुरू की। वहीं पर आपके चाय और कॉफी की पैदावार शुरू की। वहीं पर आपके कोकोआ की फसल लगाई गई थी। ऐसे ही आपका जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहां पर भी रबर और ये नारियल की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यहां पर आपको शुरुआत में रिक्त स्थान दे रखा है, आगे लिखा गया है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके चावल। अब यहां पर आपके दिमाग में बात आ सकती है कि भाई चावल है या फिर गेहूं है। जब आपसे पूछा जाए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तब तो आप बताएंगे कि चावल है। संपूर्ण भारत की पूछ लें तो चावल होगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भी आपका आंसर होगा चावल। लेकिन आपसे पूछ लें उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो राइट आंसर होगा गेहूं। उत्तर भारत की गेहूं आती है और दक्षिण भारत का प्रमुख पूछ लिया जाता है तो चावल हो जाता है। और संपूर्ण भारत का पूछ लेते हैं तो चावल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में चावल खाने वाले लोगों की संख्या गेहूं खाने वालों की तुलना में ज्यादा है। इसीलिए प्रमुख खाद्यान्न फसल आपके ये चावल हो जाती है। अगला सवाल है, शुरुआत में आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, आगे लिखा है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। कौन सा देश है जो दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? ऐसा देश कौन सा हो सकता है जिसकी जनसंख्या अधिक हो और जहां पर शाकाहारी लोग ज्यादा हो? जनसंख्या अधिक कौन से देश की है? तो वो चाइना की है। शाकाहारी लोग सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो भारत में है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। अब यहां पर मैंने आपको शाकाहारी देश क्यों बताया, शाकाहारी से और दलहन से क्या लेना देना है? देखो, दलहनी फसलों से शरीर में प्रोटीन प्राप्त होता है और शाकाहारी जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति मनुष्य होते हैं, उनमें प्रोटीन की जो शाकाहारी जो फसलें होती है, जो शाकाहारी सामग्री है, उनमें से दलहनी फसलें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा रखती है। इसलिए शाकाहारी लोग प्रोटीन की आपूर्ति के लिए आपके दलहनी फसलों को काम में लेते हैं। जैसे मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, आपके चने की दाल है, उड़द की है, मसूर की है, जितनी भी दलहन है इसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन की पूर्ति के लिए दालों को खाया जाता है। जबकि मांसाहारी लोग होते हैं, वो अपनी जो मांसाहारी सामग्री होती है उनसे अपनी अधिकतर प्रोटीन की आपूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कृषि एक डॉट 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 क्रिया है। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? मैंने आपको पीछे भी किसी एक सवाल के दौरान व्याख्या करते हुए बताया था कि कृषि कौन सा क्रियाकलाप है। देखो, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें मुख्यतया 3 प्रकार की क्रिया होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाएं वो होती है जो प्रत्यक्ष से प्राकृतिक संसाधनों के साथ में की जाती है। जैसे जैसे आपका कृषि कार्य है, पशुपालन है, खनन कार्य है, यानी कि जो आपके खादान खोदते हुए खनिज निकालना, ये भी क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। द्वितीय कार्य कौन से होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त उत्पादों को प्रोसेस करते हुए किसी प्रक्रिया के माध्यम से उनसे नया उत्पाद तैयार किया जाता है, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे जैसे कृषि से हमें कपास प्राप्त हुई,
अब इस कपास को फैक्ट्री में ले जाते हैं, कपास से रुई बनाते हैं, रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़े बनाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस अब यहां पर क्या कहलाती है, ये आपके द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। तो यहां का राइट आंसर क्या होगा, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला सवाल आता है, रिक्त स्थान दे रखा है, फिर आगे लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आता है आपका चीन। चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और चावल उत्पादन की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं यहां पर लघुत्रात्मक टाइप के सवालों की। अब तक हमने चर्चाएं की निबंधात्मक सवाल कौन से हैं, ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और रिक्त स्थानों की चर्चाएं की। यहां पर आगे जो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, लघुत्रात्मक सवाल, उनकी चर्चा करने वाले हैं। इनमें पहला सवाल है, एक पेय या रोपण फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। एक पेय फसल का या फिर किसी रोपण फसल का नाम देना है, नाम बताना है, और फिर आपको बताना है कि उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पेय फसलें कौन सी है या रोपण फसलें कौन सी होती है। अब यहां पर देखो, पेय फसलों की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख फसल आ जाती है, एक तो चाय और दूसरी आ जाती है कॉफी। और ये भी आपके दोनों रोपण फसलें भी हैं, पेय फसलें भी है और रोपण भी है। तो आप इनमें से चाय और कॉफी में से किसी एक फसल को ले लें और उसकी व्याख्या कर दें। अब देखो, केवल रोपण का पूछ ले, यहां पर केवल रोपण का पूछ ले तो जो रोपण फसलें कौन सी आती है, अगर आपका पे ऑप्शन नहीं दे रखा है और आपसे सीधा ही ऐसे कहे रोपण फसल, तो रोपण फसल में आपके चाय आ जाती है, रोपण फसल में आपके कॉफी आ जाती है, रोपण फसलों में ही आपके रबड़ आ जाता है, रबर। रोपण फसलों में आपके केला आ जाएगा, रोपण फसलों में आपके गन्ना आ जाता है। तो अगर केवल रोपण फसल लिखा हुआ होता तो आप इनमें से किसी एक फसल को लेते और उसके लिए जो अनुकूलतम दशाएं होती है, भौगोलिक दशाएं होती है, उनका आप विवरण दे देते। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, एक पेय या रोपण फसल। तो यहां पर आपको चाय और कॉफी में से एक लेना है और फिर उसका आंसर देना है। ऐसी स्थिति में थोड़े से सवाल को ढंग से समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इनमें से हमने यहां पर लिया है आपके सामने कि भाई चाय एक प्रकार की पेय फसल है और ये भारत है वो विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है और उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता देश भी है। उत्पादक के साथ में उपभोक्ता देशों में भी अग्रणी है, उपभोक्ता देशों में भी अग्रणी है। हम उत्पादन भी बहुत ज्यादा करते हैं और चाय का उपभोग भी बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठते ही क्या चाहिए, चाय चाहिए। सुबह उठते ही चाय चाहिए, जब तक चाय नहीं मिलती है तब तक कहेंगे कि अभी तो हाँ, शरीर में जैसे ना कि दर्द हो रहा है, शरीर का दर्द भी नहीं मिटा है, नींद नहीं उड़ी है, तो सबसे पहले हमें उठते ही चाय चाहिए होती है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देशों में भारत शामिल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो चाय के पौधे के लिए अनुकूलतम जलवायु दशाएं क्या हो जाती है कि इसके लिए आपको जलवायु तो चाहिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय का अर्थ है यहां पर आपको काफी अच्छा तापमान प्राप्त होना चाहिए। जब आप जलवायु कटिबंधों की इनकी बात करते हैं तो ये कहां पर मिलेंगे आपको ऐसे जलवायु कटिबंध, देखिएगा जब आप पृथ्वी को देखते हैं, पूरा ग्लोब देखते हैं, पर ग्लोब देखते हैं या फिर आप मानचित्र देखते हैं, तो इसमें आप विश्व का मानचित्र देखेंगे। विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं कि यहां पर बीच में आपका 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं, जो आपके मानचित्र में भी बीचों बीच दिखेगी और जो ग्लोब है उसमें भी आपको एकदम बीच में दिखेगी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। फिर इस भूमध्य रेखा से ऊपर यहां पर आपको एक रेखा दिखाई देती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं,
कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ आपको दिखाई देती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। अब यहां पर आगे ऊपर आपके देखने को मिलती है एक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहते हैं हम आर्कटिक व्रत या फिर आर्कटिक रेखा। व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृत्ताकार रूप में होती है पृथ्वी के चारों ओर। इसी प्रकार से दक्षिण में भी होती है आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका व्रत, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है इसलिए। अब देखो इन रेखाओं को मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जो ये कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग है, जो मैं येलो लाइनें खींच रहा हूं, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला पूरा भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला। तो इस उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इस क्षेत्र में यहां पर आप चाय की खेती कर सकते हैं। फिर आता है आपके उपोष्ण कटिबंध, तो ये वाला भाग आ जाता है कर्क रेखा से ऊपर, यहां पर आपके आ जाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोषण से आगे जाते हैं तो वहां पर आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो जो ये कर्क रेखा के पास का ऊपरी भाग है इसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार से स्थिति दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। अब हमारा भारत कहां पर स्थित है? तो भारत की ये कर्क रेखा बीचों बीच में से गुजरती है। ये क्या है? हमारे भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर पूरे भारत में यहां पर चाय की खेती की जा सकती है, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? यहां पर दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय है और उत्तर भारत में आते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है। अर्थात हम भारत में चाय की खेती कर सकते हैं जलवायु की दृष्टि से। फिर आगे यहां पर क्या चाहिए? मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म होने चाहिए, और गहरी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी की गहराई ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात बहुत ही गहराई के साथ मिट्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई ऊपरी परत आपके अच्छी जीवाश्म वाली मृदा है लेकिन गहराई के साथ में मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो वहां पर चाय की खेती नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो काफी गहराई तक जाती है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए, और एक ढलवा ढाल वाला क्षेत्र होना चाहिए। इसलिए आप जब चाय के बागान देखते हैं, जैसे असम में चाय के बागान हैं, दार्जिलिंग में चाय के बागान हैं, तो उनको आप पर्वतीय क्षेत्रों पर देखते हो। एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र होता है, इस पर्वतीय क्षेत्रों को काटते हुए ऐसे सीढ़ीदार खेत तैयार किए जाते हैं और फिर इन खेतों पर चाय की खेती की जाती है, ताकि जब यहां पर वर्षा हो तो वर्षा का पानी आपके इन यहां से बहता हुआ चला जाए और पानी यहां पर रुके नहीं। तो ये होती है चाय की खेती के लिए अनुकूलतम दशाएं। चाय की खेती के लिए आपको वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरी कंडीशन क्या है? आपको साल भर कोष्ण, कोष्ण का अर्थ क्या होता है? जो ना उष्ण हो और ना ठंडी हो, यानी कि गर्म से थोड़ी सी कम गर्म, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना कि एक तो पानी बहुत ज्यादा गर्म है और एक पानी को कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ठंडा है। फिर इन दोनों के बीच की स्थिति को आप क्या कहते हैं? कि पानी गुनगुना है, जिसे हम पी सकते हैं, नहा सकते हैं। उसी प्रकार से गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, उनके बीच की जलवायु को कहा जाता है कोष्ण जलवायु। और नमी होनी चाहिए वायुमंडल में, और पाला रहित मौसम होना चाहिए। पाला रहित का अर्थ क्या होता है? जो पाला जमता है ना शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु में आप देखते हैं कि सुबह सुबह ओस की बूंदें जमी हुई होती है, कई बार ओस की बूंदों के बजाय आप देखते हैं कि वहां पर आपके बर्फ की चादर जम जाती है या बर्फ की बूंदें जमती है, तो उसको पाला कहते हैं। तो पाला रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत मुलायम होती है और पाले जमने की वजह से ये पत्तियां नष्ट हो जाती है, मुरझा जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। साल भर आपको थोड़ी थोड़ी वर्षा की आवश्यकता रहती है, और अगर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहेगी तो इसकी जो कोमल पत्तियां हैं चाय की, उनके विकास के लिए यह फायदेमंद रहती है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किया गया संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइएगा। अब भारत सरकार के द्वारा किसानों की सहायता के लिए कुछ जो कार्य किए गए हैं, संस्थागत कार्य कौन कौन से किए हैं, उन सभी कार्यों की आपको सूची बनानी है। देखो, सरकार किसानों के लिए किस प्रकार के कार्य कर सकती है? कृषि से संबंधित कार्य, कोई कृषि योजना ला सकती है, सिंचाई से संबंधित कार्य हो सकता है,
उच्च गुणवत्ता के बीजों से संबंधित कोई योजना या उन पर आपके कुछ रियायतें दी जा सकती है, किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, या फिर पशुपालन से संबंधित कोई योजना लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ सरकार कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों का विवरण आपके सामने है। जैसे जोतों की चकबंदी करना। जोत क्या होता है? जो किसान का खेत है उसको जोत कहा जाता है भू राजस्व में। उनकी चकबंदी करना, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना। जो 1950 से पहले जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, जैसे गांव में एक पूरा जमींदार होता है, सारी जमीन का मालिक वो जमींदार रहता था और किसानों को वो जमीन आपके खेती करने के लिए केवल दी जाती थी, काश्तकार के रूप में थे, किसान उस जमीन के मालिक नहीं थे। तो उस जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया सरकारों के द्वारा। अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति लाई गई और इस हरित क्रांति के माध्यम से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन जाता है। इसी प्रकार से पशुओं की नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाना। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न की आपूर्ति ज्यादा हुई और खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बन गया। विशेष रूप से सर्वाधिक उपभोग की जाने वाली खाद्यान्न फसलों चावल और गेहूं का उत्पादन भारत में बहुत ही अधिक हुआ, जिसे हमने हरित क्रांति नाम दिया है। इसी प्रकार से हमने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुओं में नस्ल सुधार का कार्य किया था और इस नस्ल सुधार की वजह से पशुओं में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जिसे श्वेत क्रांति नाम दिया जाता है। श्वेत क्रांति नाम देते हैं, ठीक है। बाढ़, चक्रवात, आग। बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान करना। अब किसान फसल लगा लेता है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उनसे बचाव के लिए तो हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर कार्य करने के बावजूद भी हमारी फसलें नष्ट हो जाती है तो उसके लिए फसलों का बीमा किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। तो किसान को उचित उसकी जो उसकी नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई कर दी जाती है। किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों को ऋण दिलाने के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण बैंकों से या सहकारी समितियों से या फिर अन्य सरकारी बैंकों की स्थापना की जाती है, प्राइवेट बैंकों की स्थापना होती है और उनसे किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के लाभ के लिए क्या है? एक तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या है? किसान की दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज के लिए जो पैसा खर्च होता है उसका वो भी इस बीमे के माध्यम से बीमे का क्लेम मिल जाता है, या किसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर किसान के परिवार को बीमा क्लेम मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकारें करती है, जैसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं सरकार द्वारा। सरकार प्रतिवर्ष फसल की बुवाई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कि जैसे गेहूं की फसल है वो हम इतने दाम पर हम खरीदेंगे या इतने मूल्य पर खरीदेंगे, चावल को इस मूल्य पर खरीदा जाएगा, गन्ने को इस मूल्य पर खरीदा जाएगा, सरसों को इस मूल्य पर, कपास के लिए, इन तमाम फसलों के लिए जो मुख्य मुख्य फसलें होती है उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करती है और उन्हीं मूल्यों पर सरकार के द्वारा किसानों से फसलें खरीदी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइएगा। कपास एक प्रकार की रोपण फसल है, एक व्यापारिक फसल है। इसके लिए आपको जो प्रमुख जलवायु परिस्थितियां कौन सी है? देखो, कपास रबी की फसल में खरीफ की फसल में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है, जिसे आप जून जुलाई में बुआई करते हैं। 6 से 8 महीने इसको पकने में लगते हैं। तो इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है? खरीफ की फसल है तो तापमान अधिक चाहिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा चाहिए, और अगर वर्षा कम वर्षा, ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं है, हल्की वर्षा चाहिए, और वर्षा नहीं है तो आपको सिंचाई करने से भी कपास की बुआई हो जाती है। एक महत्वपूर्ण कंडीशन इस कपास के लिए है कि आपको 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। पाला रहित 210 दिन चाहिए कपास के लिए। खिली हुई धूप की आवश्यकता रहती है,
क्योंकि धूप खिली हुई रहती है तो जो कपास की फसल पर पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उन फूलों से जो फूल है वो मुरझाते नहीं है। अगर धूप नहीं खिली हुई रहेगी तो फूल कम आएंगे, आ भी जाएंगे तो वो फूल है वो मुरझा कर नीचे गिर जाते हैं। वो फूल आपके उस डोडू में तैयार नहीं होते हैं। कपास का क्या होता है, एक हरे कलर का डोडू बनता है, फिर उस डोडू से आपके सूखने के बाद वो पककर आपके उसमें से एक ऐसा रुई रुई निकलती है जिसे हम कपास कहते हैं। यह खरीफ की फसल है। इससे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। दक्कन का पठार, जो दक्षिणी पठार है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से जहाँ आपके मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, कुछ गुजरात का भाग आता है। ये फिर आपके जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है ये तो आते हैं मालवा के पठार में। इससे दक्षिण में हम चलते हैं महाराष्ट्र वाले भाग में, कर्नाटक का कुछ भाग और कुछ तेलंगाना का भाग, वहां पर दक्कन का पठार है। उस दक्कन के पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास वाली मृदा भी कह दिया जाता है। दक्कन के पठार के अलावा भारत में कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं कहां पर पाई जाती है, तो वो है मालवा का पठार, जिसका कुछ भाग गुजरात में आता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मालवा पठार का कुछ भाग आता है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहां पर भी काली मिट्टी का जमाव है जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करते हैं। रबी एवं खरीफ की फसलों में प्रमुख अंतर बताइएगा। रबी की फसलें और खरीफ की फसलों में मुख्य अंतर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो देखिएगा, ये आपके सामने रहा कि भाई रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य अंतर। देखो, भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतु में पाई जाती है। एक आपके खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल और तीसरी आती है जायद की फसल। अब एक पूरा कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की समय अवधि को कृषि वर्ष कहते हैं। इस कृषि वर्ष के प्रारंभिक समय में खरीफ की फसल बोई जाती है, इसमें जून और जुलाई के महीनों के दौरान मानसून आगमन के समय, और इसकी कटाई कर ली जाती है आपके शीत ऋतु आरंभ होने से पहले सितंबर अक्टूबर के महीनों में। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में यहां पर रबी की फसल बोई जाती है, और रबी की फसल की कटाई कर ली जाती है ग्रीष्म ऋतु आने से पहले फरवरी और मार्च के महीनों में, अप्रैल के लास्ट तक। तो ये फसल यहां पर हो जाती है रबी की फसल। और रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद जायद की फसलें बोई जाती है, और ये जायद की फसलें आपके अधिकतर होती है सब्जियां, चारा फसलें, इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो ये 3 प्रकार की फसल ऋतु में आती है, जिनमें से आपको रबी और खरीफ का अंतर पूछा है। तो रबी की फसलों की बात करते हैं तो ये शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर का इनका बोने का समय होता है बुवाई का। खरीफ की फसलें मानसून आगमन के साथ जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। फिर आप रबी की फसलों की बात करते हैं तो इन्हें ग्रीष्म ऋतु में आपके अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। विशेष रूप से इनको मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। कब होती है? मार्च और अप्रैल के मध्य तक, यहां तक इनकी कटाई कर ली जाती है। खरीफ की फसलों की बात करें तो इनको शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले सितंबर अक्टूबर में ही इन्हें काट लिया जाता है। शीत ऋतु आरंभ होने से पहले इनकी कटाई कर ली जाती है। रबी में प्रमुख फसलें देखेंगे तो आपको गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों देखने को मिलता है। फिर आप खरीफ की फसलों में जाएंगे तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें बोई जाती है। चावल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में चावल तीनों फसल ऋतु में भी बोया जाता है। कारण क्या है कि वहां की कुछ इस प्रकार की समुद्र तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण पश्चिम बंगाल में ऐसी जलवायु दशाएं उत्पन्न हो जाती है जो कि तीनों ऋतुओं में फसलें बोई जा सकती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में, याद रखना, चावल रबी में, खरीफ में और जायद तीनों फसलों में भी बोया जाता है। अगला 5वां सवाल है, प्रारंभिक या आदिम निर्वाह कृषि और व्यावसायिक या वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखिएगा। देखो, प्रारंभिक निर्वाह कृषि कहो या आदिम निर्वाह कृषि कहो, ये एक ही होता है। दूसरा आपके सामने है व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि कहें या फिर वाणिज्यिक कृषि कहें, ये दोनों भी एक ही है। तो आपको इन निर्वाह कृषि और व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। ये रहे आपके सामने अंतर। जैसा मैंने पीछे आपसे चर्चा की थी कि भाई जो निर्वाह कृषि क्या है,
जिसे हमें कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, वो वाली निर्वाह कृषि है, जिसमें क्या है, मनुष्य प्रारंभिक समय से अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए जो कृषि कार्य करता है वो तो कहलाती है निर्वाह कृषि। और जो ये वाणिज्यिक कृषि होती है, इसका कृषि कार्य किया जाता है बाजार में फसलें बेचने के उद्देश्य से। तो देखो, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी कि जीवन का निर्वाह करने के लिए आदिम कृषि की जाती है, जबकि बाजार में बेचने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जिसे हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। आदिम कृषि या जीवन निर्वाह कृषि पारंपरिक औजारों, कुदाल इत्यादि से की जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक मशीनों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि को काम में लिया जाता है। जो आदिम निर्वाह कृषि है उसमें जैविक खाद को काम में लिया जाता है, पशुओं की गोबर खाद को काम में लिया जाता है, जैविक खाद और गोबर खाद को काम में लिया जाता है। ये आपके मानसून पर निर्भर रहती है। जबकि वाणिज्यिक कृषि में उच्च उपज देने वाले बीज, HYV, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी यानी कि अधिक उत्पादकता देने वाले बीजों को काम में लिया जाता है। रासायनिक उर्वरकों को काम में लिया जाता है, यानी कि जैविक खाद और गोबर खाद की जगह काम में लेते हैं हम रासायनिक खादों को। जैसे आपका DAP आता है, यूरिया आता है, NPK आता है, पोटास आता है, इनको काम में लेते हैं। जबकि हम प्रारंभिक कृषि की बात करें तो इनमें आपके खाद्यान्नों की बुआई की जाती है विशेष रूप से, जैसे चावल है, बाजरा है, मक्का है या गेहूं है, इनकी बुआई की जाती है। जबकि वाणिज्यिक कृषि में नकदी फसलें बोई जाती है। कौन सी? चाय है, कॉफी है, गन्ना है, कपास है, केला है, जूट है, ये फसलें बोई जाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि की 3 विशेषताएं लिखिएगा। गहन जीविका कृषि या गहन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं इसे। ये क्या होती है और इसकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो देखो, गहन जीविका कृषि यह एक, यहां पर आपको बताया है गहन जीविका कृषि क्या है। तो यह गहन श्रम खेती होती है, जहां पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ये देखो क्या होती है कि इसमें गहन श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो यह गहन श्रम कृषि भी कहलाती है। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहां पर जो देखो, किसी से प्रारंभ में क्या था, जीवन निर्वाह करने के लिए खाद्यान्न फसलें बोते थे, परिवार सीमित थे, जनसंख्या कम थी, तो वो जीवन निर्वाह कृषि संचालित हो रही थी, जो कम खर्चे पर आपके गोबर खाद, जैविक खादों का प्रयोग करते हुए भी सामान्य उत्पादन हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि बाद में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक होती है, तो उसमें अधिक लोग काम में लगते हैं, तो ये गहन श्रम खेती हो जाती है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें जैव रासायनिक निवेश अधिक किया जाता है, जैविक रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है, जिसे हम गहन जीविका कृषि कहते हैं। विशेषताएं क्या होती है, ये इसकी परिभाषा में विशेषता छिपी हुई है कि ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है, भूमि कम होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर यह कृषि की जाती है। किसान सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करता है। जो तीसरी विशेषता है, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, बंटवारे होते हैं, बंटवारे होने से आपके जोतों का आकार यानी कि कृषि भूमि का आकार छोटा होता जाता है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो पिता के पास में 100 बीघे का जोत था, 100 बीघा कृषि भूमि थी। अब 4 पुत्र हैं, तो जब चारों पुत्र अलग अलग कार्य करने लगेंगे तो बंटवारा होगा, तो उनके पास में 25-25 बीघा रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, विभाजन होने की वजह से जोतों का आकार छोटा होता है। अगला सवाल है, चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिएगा। चावल की कृषि का वर्णन करना है और उसके लिए आपके सामने कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से आपको वर्णन करना है। जैसे एक आपका उत्पादन दिया है और दूसरा जलवायु दिया है, यानी कि जलवायु की विशेषताएं बतानी है कि भाई चावल उत्पादन के लिए जलवायु दशाएं कैसी होनी चाहिए, और आपको चावल उत्पादक क्षेत्र बताने हैं भारत में।
तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि चावल के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपके चावल के लिए गर्म जलवायु चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा कम होती है तो उसमें आप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो भी चावल की खेती कर सकते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसे खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। और खरीफ की फसल में बोई जाने वाली जो फसलें होती है उनको तापमान ज्यादा चाहिए होता है। चावल के उत्पादन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री चाहिए और वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। अगर वर्षा कम हो तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में चावल का भरपूर उत्पादन होता है, लेकिन यहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम भी होती है। तो यहां पर नहरों के द्वारा और कुएं नलकूपों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस वजह से हरित क्रांति के कारण सिंचाई साधनों का विकास होने की वजह से पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होने लग गया था। चावल उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में चावल का उत्पादन होता है। तटीय क्षेत्रों में, जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर तटीय मैदानों में। डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्र जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा कावेरी गोदावरी नदियां, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाई जाती है। अब राजस्थान में आप कहेंगे कि यह तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर चावल कैसे हो सकता है। तापमान अधिक चाहिए, हाँ, तापमान 25 की जगह राजस्थान में 50 भी मिल जाएगा, लेकिन उतना तापमान चाहिए नहीं चावल को। वर्षा यहां पर 25 सेंट वर्षा यहां पर होती राजस्थान में, औसत वार्षिक वर्षा आपको मिलेगी 57 सेंटीमीटर, जबकि चावल को चाहिए 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो उत्तरी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले हैं जहां पर इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई साधनों का विकास होने के कारण राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में चावल का तीव्र उत्पादन होता है। आठवां सवाल है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। हमने काफी चर्चाएं की है इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। कर्तन और दहन कृषि क्या है। यह खेती का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें जंगल के किसी एक हिस्से को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। काटते हैं और जलाते हैं, इसलिए इसको कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। इसे झूम खेती भी कहा जाता है, इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। और इस खेती में पहले पेड़ों को और वनस्पतियों को काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है और ऐसा करने से वो वन भूमि समतल हो जाती है या वो वन भूमि वनस्पति रहित हो जाती है। और फिर वहां पर जली हुई वनस्पतियों से राख बनती है जिसे मिट्टी में मिला दिया जाता है और वहां पर फसल उगाई जाती है। अब इस राख को मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि राख यहां पर उर्वरक का कार्य करती है। कुछ सालों तक तो ये उर्वरक का कार्य करती है, लेकिन कुछ सालों बाद जब जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो किसान किसी दूसरी जगह पर इसी प्रक्रिया को वापस दोहराता है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इसे आप कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं और इसे आप स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और विभिन्न देशों में अलग अलग क्षेत्रीय नाम है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है जिनकी चर्चा हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिएगा। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि एक रबी की फसल है। रबी की फसल है तो इसका मतलब है तापमान इसको कम चाहिए होता है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। जब फसल कटाई पर आ जाती है अंतिम समय पर तो वहां पर इसको खिली हुई धूप चाहिए होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है
और अगर वर्षा नहीं हो रही है तो आपको सिंचाई की आवश्यकता रहती है। इसके लिए जलोढ़ या हल्की दोमट मृदा और चिकनी मृदा उपयुक्त रहती है। चिकनी मृदा क्यों? क्योंकि उसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको चिकनी मृदा की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो में आपके कृषि वाले चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा की, जो कि आपके परीक्षा के ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किए गए हैं। बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है कि इसमें से आपका एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा और एक लघुत्रात्मक टाइप का क्वेश्चन आएगा। तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पर हमने चर्चाएं की। मैंने आपको बताया है कि इनमें आपको आंसर को कैसे लिखना है, कैसे रिक्त स्थानों को पहचानना है। तो हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के अगले चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।